हाय स्टूडेंट, मैं सलासा खान। लेसन 1 क्लास 11 का सेमेस्टर 2 लेसन 1 पार्ट 2 वीडियो, जिसमें अगला वीडियो मैंने 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन 30 क्वेश्चन को सॉल्व किया था, यानी कि वीडियो छोड़ा था। आज मैं 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जिसको लघु उत्तरीय प्रश्न बोलते हैं। तो इसमें 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। पहला कि ऋग्वैदिक काल में राज्य की उत्पत्ति का मुख्य आधार क्या था। तो यहाँ पे दिया है ऋग्वैदिक काल में राज्य की उत्पत्ति का मुख्य आधार जनजातीय संघों और सामूहिक जीवन था। इस काल में समाज में छोटे छोटे जनजातीय समूह का गठन हुआ, जिनमें हर समूह का एक प्रमुख होता था। यह युद्ध, कृषि और जल संसाधनों के प्रबंधन के लिए एक संगठित ढांचे की आवश्यकता पड़ी, जिससे राज्य की स्थापना हुई। इसके अतिरिक्त धार्मिक अनुष्ठान और यज्ञों का आयोजन भी सामाजिक एकता और राजनीतिक संगठन को मजबूत बनाने में सहायक सिद्ध हुआ। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में सैनिकों के कार्यों का उल्लेख करो। ऋग्वैदिक काल में सैनिकों का कार्य मुख्यतः सुरक्षा और आक्रमण करना था। वे अपने समुदाय और राज्य की रक्षा करते थे और शत्रुओं पर आक्रमण कर उसकी संपत्ति और संसाधनों को सुरक्षित करते थे। सैनिक युद्ध में भाग लेते थे, जिसमें उन्हें विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र का उपयोग करना पड़ता था। इसके साथ ही सैनिकों को सामूहिक रूप से कार्य करने और अपने समुदाय के लिए निष्ठा बनाए रखने की आवश्यकता होती थी। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, वैदिक काल में सभा के संगठन एवं कार्यों पर प्रकाश डालिए। वैदिक युग में सभा एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और सामाजिक संस्था थी, जिसमें कुलीन और बुद्धिमान व्यक्ति एकत्र होते थे। इसका कार्य विभिन्न मामलों पर चर्चा करना, निर्णय लेना और समाज के मुद्दों का समाधान करना था। सभा के सदस्य सामूहिक रूप से नीति निर्धारण करते थे और विभिन्न यज्ञों और अनुष्ठानों का आयोजन करते थे। यह समाज में सहमति और संवाद के बढ़ावा देने का माध्यम था, जिससे सामाजिक की एकजुटता बढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, वैदिक युग में समिति का प्रमुख कार्य क्या था। वैदिक युग में समिति का मुख्य कार्य विभिन्न सामाजिक और धार्मिक कार्यों का संचालन करना। समिति में अधिकतर प्रमुख व्यक्तियों का समावेश होता था, जो सामाजिक मुद्दों पर विभिन्न विचार विमर्श करते थे। इसका कार्य निर्णय लेना, नियम बनाना और सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करना था। समिति ने निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदारी को प्रोत्साहित किया, जिससे सभी वर्गों के व्यक्तियों की आवाज़ सुनी जा सके। 5 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक युग में राजस्व के स्वरूप में क्या बदलाव आया। उत्तर वैदिक युग में राजस्व के स्वरूप में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। इस काल में राजा की शक्ति और अधिकार में वृद्धि हुई और वह एक अद्वितीय राजनीतिक व्यक्तित्व बन गया। राजा को अब केवल धार्मिक नेता के रूप में नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली राजनीतिक सत्ता के रूप में देखा जाने लगा। राज्य का आकार बड़ा हुआ और समाजवादी सोच को बढ़ावा मिला, जिससे राजा को अधिकतम प्रशासनिक और सैन्य जिम्मेदारियां सौंपी गई। 6 नंबर क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में सैन्य व्यवस्था का वर्णन करो। उत्तर वैदिक काल में सैन्य व्यवस्था अधिक संगठित और प्रभावी बन गई। इस काल में पेशेवर सैनिकों की एक स्थायी सेना का गठन हुआ जो राजा की सेवा में थी। सैनिकों को नियमित प्रशिक्षण दिया जाता था और उन्हें सशस्त्र बलों के रूप में संगठित किया जाता था। युद्ध की आवश्यकता को देखते हुए सेना के लिए विशेष उपकरण और शस्त्रागार की व्यवस्था की गई। सामरिक रणनीतियों का विकास हुआ और युद्ध के दौरान संचार और तालमेल की महत्वपूर्णता को समझा गया। 7 नंबर क्वेश्चन, कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत के तत्वों का वर्णन करो। तो कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में राज्य के 7 अंगों का उल्लेख किया गया, जो निम्नलिखित है। तो पहला है स्वामी,
जो जो राज्य का मुखिया होता था, दूसरा है आमती यानी कि मंत्री जो राजा का सलाहकार और प्रशासन में का प्रमुख होता है, तीसरा है जन मतलब जनता जो राज्य का आधार होती है, 4 नंबर है क्षेत्र यानी राज्य की भूमि जो राज्य की भौगोलिक सीमाओं को दर्शाती है, 5 नंबर है संज्ञा यानी कानून जो शासन की प्रक्रिया और नियमों का निर्धारण करती है, 6 नंबर है टूल यानी कि धन जो राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है, शक्ति यानी कि सेना जो राज्य की सुरक्षा और युद्ध क्षमताओं का प्रतिनिधित्व करती है, 8 नंबर है क्वेश्चन नंबर, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में राज्य प्रणाली के बारे में क्या उल्लेख किया है। इसका कौटिल्य का जो है उल्लेख के बारे में पढ़ना है। तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में राज्य प्रणाली के अनेक पहलुओं का विवरण दिया है। उन्होंने राज्य की भूमिका को महत्व दिया और बताया कि राजा को अपने अधिकारों का प्रयोग विवेक और न्याय के साथ करना चाहिए। उन्होंने राज्य के संचालन के लिए संगठन, कानून, कर प्रणाली और प्रशासनिक प्रबंधन पर जोर दिया। कौटिल्य ने यह भी उल्लेख किया है कि राजस्व, युद्ध और सुरक्षा और मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जिससे राज्य की समृद्धि और सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। 9 नंबर क्वेश्चन है, राजा के अधिकार एवं कर्तव्य के बारे में कौटिल्य का विचार क्या था। कौटिल्य के अनुसार राजा के पास अनेक अधिकार होते हैं, सैन्य न्याय देना, युद्ध की घोषणा करना और राज्य के संसाधनों का प्रबंधन करना, लेकिन इन अधिकारों के साथ साथ राजा के कुछ कर्तव्य भी होते हैं। उसे अपने प्रजा की भलाई, सुरक्षा, विकास का ध्यान रखना चाहिए, राजा को धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करना चाहिए और समाज के सभी वर्गों के प्रति न्याय और समानता सुनिश्चित करनी चाहिए। उनका मानना था कि राजा का सही कार्य करना राज्य की सफलता के लिए अनिवार्य है। 10 नंबर क्वेश्चन, कौटिल्य ने मंत्रिमंडल को राजा के लिए आवश्यक क्यों माना। कौटिल्य ने मंत्रिमंडल को राजा के लिए आवश्यक इसलिए माना क्योंकि मंत्रीगण राजा के सलाहकार होते हैं और वे विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखते हैं। एक सक्षम मंत्रिमंडल राजा को शासन में महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सहायता करता है, जिससे राज्य के विकास और प्रशासन में कुशलता आती है। मंत्रीगण जनता की आवश्यकताओं और समस्याओं को समझने में मदद करते हैं, जिससे राज्य को सही निर्णय लेने में मदद मिलती है। इस प्रकार मंत्रिमंडल की उपस्थिति से शासन व्यवस्था को अधिक संतुलित और प्रभावी बनाया जा सकता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, मौर्य प्रशासन में न्याय विभाग की भूमिका क्या थी। तो मौर्य प्रशासन में न्याय विभाग का महत्वपूर्ण स्थान था। यह विभाग न्याय के कार्यों का संचालन करता था और न्यायालयों के माध्यम से कानून और व्यवस्था को बनाए रखने का कार्य करता था। न्याय विभाग का प्रमुख कार्य यह सुनिश्चित करना था कि सभी नागरिकों को न्याय मिले और कोई भी व्यक्ति कानून के दायरे से बाहर ना हो। इस विभाग ने अपराधों की जांच, सुनवाई और सजा का प्रावधान किया, जिससे समाज में अनुशासन और नैतिकता बनी रहे। न्याय विभाग ने राजा के अधीन एक प्रभावी न्याय प्रणाली का निर्माण किया, जिससे लोगों का विश्वास राज्य के प्रति बढ़ा। 12 नंबर क्वेश्चन है, फतवा-ए-जहांदारी ग्रंथ में दिल्ली सल्तनत में राज्य के स्वरूप के बारे में क्या कहा गया है। तो फतवा-ए-जहांदारी ग्रंथ में दिल्ली सल्तनत के राज्य स्वरूप को एक सशक्त और व्यवस्थित शासन के रूप में वर्णित किया गया है। इसमें उल्लेखित है कि राज्य का मुख्य उद्देश्य न्याय स्थापित करना और समाज के सभी वर्गों के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करना है। ग्रंथ में यह भी कहा गया है कि राजा को धार्मिक और नैतिक नियमों का पालन करना चाहिए और अपने अधीनस्थों के प्रति न्यायपूर्ण होना चाहिए। राज्य की संरचना में प्रशासनिक तंत्र, सेना और धर्म नेताओं की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया गया है। यह ग्रंथ यह भी स्पष्ट करता है कि राज्य को शासन की धार्मिक और राजनीतिक शक्तियों का समर्थन प्राप्त होना चाहिए।
30 नंबर क्वेश्चन है, बर्नी ने राजा के कर्तव्यों के बारे में क्या उल्लेख किया है? किसके द्वारा? बर्नी के द्वारा। आंसर होगा बर्नी ने राजा के कर्तव्यों को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया है। उनके अनुसार राजा का मुख्य कर्तव्य अपने प्रजा की भलाई सुनिश्चित करना और समाज में न्याय स्थापित करना है। बर्नी ने यह भी उल्लेख किया है कि राजा को धर्म का पालन करते हुए अपनी निर्णय लेना चाहिए और सार्वजनिक हित को ध्यान में रखना चाहिए। इसके अलावा उन्हें युद्ध की स्थिति में सेना का नेतृत्व करना और दुश्मनों के प्रति कठोर होना चाहिए। बर्नी ने राजा को एक आदर्श शासक के रूप में स्थापित किया है, जो अपने कर्तव्यों का सही निर्वहन करते हुए अपने राज्य को स्थिरता और समृद्धि की ओर ले जाता है। 40 नंबर क्वेश्चन है, क्या दिल्ली सल्तनत एक धर्मतांत्रिक राज्य था? प्रमाणित करो। दिल्ली सल्तनत को एक धर्मतांत्रिक राज्य नहीं कहा जा सकता। हालांकि इस अवधि में इस्लाम एक प्रमुख धर्म था और सुल्तान अपने धार्मिक अधिकारों का प्रयोग करते थे, लेकिन उनकी शासन प्रणाली मुख्यतः सैन्य और राजनीतिक आधार पर थी। धार्मिक तत्वों का उपयोग राजनीति में किया गया, परंतु राज्य का संचालन धार्मिक प्रावधानों के अनुसार नहीं किया गया। सुल्तान ने धर्म के नाम पर जनता पर कोई विशेष नियम लागू नहीं किए और ना ही धार्मिक नेताओं को अत्यधिक शक्ति दी। इस प्रकार दिल्ली सल्तनत को एक धर्मतांत्रिक राज्य की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। 50 नंबर क्वेश्चन, धार्मिक वर्ग का दिल्ली सल्तनत पर प्रभाव किस प्रकार का था? तो धार्मिक वर्ग का दिल्ली सल्तनत पर प्रभाव महत्वपूर्ण था, लेकिन सीमित था। धार्मिक नेताओं, विशेषकर उलेमाओं ने धार्मिक मुद्दों पर सुल्तान को सलाह दी, लेकिन उनके पास राजनीतिक निर्णयों में सीधा हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं था। उलेमा ने इस्लामी कानूनों की व्याख्या की और धार्मिक अनुशासन बनाए रखा, जिससे जनता के बीच धार्मिक स्थिरता बनी रही। धार्मिक वर्ग ने राज्य की नीति को प्रभावित करने की कोशिश की, लेकिन सुल्तान ने कभी कभी उनकी सलाह को नज़रअंदाज किया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि सुल्तान की शक्ति धार्मिक रूप के प्रभाव से कहीं अधिक थी। 60 नंबर क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने सल्तनत के कार्यों में उलेमाओं का हस्ताक्षर क्यों नहीं होने दिया? अलाउद्दीन खिलजी ने सल्तनत के कार्यों में उलेमाओं का हस्तक्षेप नहीं होने दिया, क्योंकि वह एक मजबूत और केंद्रीकृत शासन प्रणाली स्थापित करना चाहते थे। उन्होंने उलेमाओं को सशक्त करने से बचते हुए अपने प्रशासन में अधिक से अधिक सैन्य और राजनीतिक अधिकारों का नियंत्रण रखा। इसके अलावा खिलजी ने यह सुनिश्चित किया कि धार्मिक नेताओं का प्रभाव सीमित रहे, ताकि वह उसकी नीति और निर्णयों में बाधा न डाल सके। उनका उद्देश्य था कि प्रशासन केवल राज्य के मामलों पर ध्यान केंद्रित करे और धर्म को राजनीति से अलग रखा जाए। 70 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत और खलीफा के बीच संबंध किस प्रकार के थे? दिल्ली सल्तनत और खलीफा के बीच संबंध मुख्यतः राजनीतिक और धार्मिक थे। सुल्तान ने खुद को इस्लाम का रक्षक माना और खलीफा को धार्मिक नेतृत्व के रूप में सम्मान दिया गया। हालांकि सुल्तान ने अपने अधिकारों को स्वतः से स्थापित किया और खलीफा की शर्तों का पालन नहीं किया। खलीफा के पास धार्मिक आधिकारिकता थी, लेकिन वास्तविक शक्ति सुल्तान के हाथ में थी। कभी कभी सुल्तान ने खलीफा को अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए सहारा लिया, लेकिन आमतौर पर वे स्वतंत्र रूप से शासन करते थे। 18 नंबर, दिल्ली सल्तनत एक सैन्य राज्य था? प्रमाणित करो। दिल्ली सल्तनत एक जो है सैन्य राज्य था, सैन्य लोग का राज्य था। इसको जो है उल्लेख करना है, मतलब कैसा था। दिल्ली सल्तनत को एक सैन्य राज्य कहा जा सकता है, क्योंकि इसका अस्तित्व मुख्यतः सैन्य शक्ति पर निर्भर था। सुल्तान ने अपने शासन की नींव मजबूत करने के लिए शक्तिशाली सेना का गठन किया। युद्ध और आक्रमणों के माध्यम से उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और विरोधियों को पराजित
किया। सैनिकों को राज्य के प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका दी गई और उन्हें अस्थायी वेतन दिया गया। इसके अलावा सुल्तान ने अपने शासन के दौरान नियमित सैन्य अभियानों को संचालित किया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि सैनिकता की ही सल्तनत की शक्ति और पहचान थी। 90 नंबर क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य में राज्य के स्वरूप का वर्णन। रोमन साम्राज्य में राज्य का स्वरूप साम्राज्यवादी और राजनीतिक रूप से संगठित था। प्रारंभ में रोम एक नगर राज्य था जिसमें नागरिकों को वोट देने का अधिकार था, लेकिन समय के साथ यह साम्राज्य में परिवर्तित हो गया, जहां सम्राटों ने सर्वोच्च शक्ति हासिल की। राज्य का शासन व्यवस्था एक बुनियादी कानूनों और राजनीतिक संस्थाओं पर आधारित था। रोमन कानून ने नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को स्पष्ट किया। रोमन साम्राज्य ने सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से व्यापक विस्तार किया, जिससे यह एक विशाल, शक्तिशाली और प्रभावशाली राज्य बन गया। 20 नंबर क्वेश्चन है, चीन में महाजन व्यवस्था का वर्णन करो। चीन में महाजन व्यवस्था एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक ढांचा था जो विद्वान वर्ग के शिक्षित सदस्यों पर आधारित था। इस प्रणाली के अंतर्गत महाजन यानी कि सिविल सेवा अधिकारी सरकार के विभिन्न विभागों में कार्य करते थे। महाजन